राजिंदर सिंह चड्ढा साहब, इनके लिए पहले जोरदार तालियां हो जाएं। पैंडेमिक में जब सब लोग अपने अपने घरों में बंद थे, इनकी एनजीओ जो है दिल से सेवा जरूरतमंद लोगों की मदद कर रही थी। सर, कितना मुश्किल था आपके लिए या आपकी एनजीओ के लिए? कैसे संभाला आपने उस वक्त को? सर मुश्किल तो नहीं था इतना, बट बेसिकली उसमें सिरसा साहब ने भी मेरे को प्रोत्साहन दिया था जरूरत करने के लिए जी। तो बट मैं फ्रंट में नहीं आता कभी, ना ही मैं उस वक्त भी फ्रंट में ज़्यादा आया था, क्योंकि अगर मैं फ्रंट में आकर किसी को बताऊँ ना मैंने किसी के लिए कुछ किया है, मेरे अंदर अपने आप हीन भावना आ जाती है। तो मैं इस करके ओपनली क्या बताऊँ उसके लिए, मैं कह नहीं सकता उसके बारे में। पर सर, जो लोगों की दुआएं मिली ना आपको, और उल्टा मुझे तो ये लगता है कि अगर आप कुछ अच्छा काम करते हो तो ये लोगों के सामने आना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे लोग प्रेरित होते हैं। जैसे अगर सिरसा साहब की बात करें तो मैं इनके साथ सोशल मीडिया पे कनेक्टेड हूँ, तो मैं हमेशा सिरसा साहब देखता रहता था जब ये कोरोना का बुरा दौर शुरू हुआ था। बुरा दौर ही कह सकते हैं, बिकॉज वर्ल्ड वाइड पूरे लोग दुखी थे और बहुत सारे ज़रूरतमंद लोगों की सिरसा साहब जो है, इनकी जो टीम है, बहुत हेल्प कर रहे थे। मैं चाहता हूं कि सर आप बताएं, आपको उस समय क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा और कैसे आपकी टीम ने ये काम किया? कपिल जी, पहली बात, जिसके नाम के साथ सिख लिखा गया उसको किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। क्या बात है। वाह। तो परमात्मा जब मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं उनको खात्मा करने के लिए तो सिख को भेजता है, तो इसलिए कभी हमें ऐसी सिचुएशन नहीं आई। हाँ, ये जरूर है कि कभी दुनिया में किसी ने कल्पना नहीं की थी, लेकिन ये पहली बार ऐसा हालात थे जब पूरी दुनिया इससे ग्रस्त हो गई, और डर इतना ज़्यादा था। आप भी डरते हो गए यकीनी तौर पर कोरोना से? हाँ, अभी भी डर लगता है मेरे को। तो कपिल जी, डर ऐसा था कि एक तो नई बीमारी थी, तो इतना डर और इतना खौफ था। उस खौफ में लोगों को ये मनाना कि हम कुछ करें, ये भी अपने आप में चैलेंज बहुत बड़ा टास्क था। सबसे बड़ा चैलेंज ये था। तो मैं विद द ग्रेस ऑफ गॉड तब दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के मुख्य सेवादार प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहा था, और मेरे लिए चैलेंज इसलिए बड़ा था कि अगर प्रेसिडेंट ही छुप जाएगा तो फिर बाकी क्या करेंगे। बिल्कुल। तो जो सबसे बड़ा उस वक्त चैलेंज ये था कि भाई किससे रसद कहाँ से आई, किससे बात करें, सामान लाने के लिए कौन, ले जाने के लिए कौन, बनाने के लिए कौन, कैसे करें। और ये भी 550 साल से कभी नहीं हुआ क्योंकि गुरुद्वारा बंद हो। गुरुद्वारा नहीं बंद हो सकता। बिल्कुल। दुनिया की हर चीज बंद हो सकती है, पर गुरुद्वारा एक ऐसी चीज है वो कभी बंद नहीं हो सकती। तो ऐसे वक्त में लोगों के तक खाना पहुंचाना, लंगर पहुंचाना, करते करते 4 दिन के अंदर अंदर 2.25 लाख लोगों को रोज खाना बनकर उनके घर तक गया विदिन 4 डेज। और कपिल जी, फिर एक सिचुएशन ये आ गई कि हम लोग खुदगर्ज भी हैं, इंसान है, तो इंसान तो बना ही खुदगर्जी के साथ है। जो लोग पिछले 10 साल से किराया ले रहे थे डॉक्टरों से, नर्सेस से, अचानक उनको किराया बुरा लगने लग पड़ा, क्योंकि उनको लगा रही डॉक्टर नर्स घर आएगी तो मर जाएंगे। तो एकदम से अचानक से 3-4 नर्सेस और एक डॉक्टर आए, बोले जी हमारे लिए तो प्रॉब्लम होगी कि आपका खाना तो हमारे हॉस्पिटल में पहुंच रहा है, हमारे पास तो सोने को जगह नहीं है। उन्होंने कहा वो क्यों नहीं है? तो बोले जी ये नर्सेस जो किराए पे रहती थी उन्होंने घर को ताला लगा दिया। माय गॉड। तो फिर हमने उसी दिन 300 अपने कमरे जो हैं डॉक्टर्स के रहने के लिए, हॉस्पिटल के जो स्टाफ था उनके रहने के लिए, नर्सेस के लिए, उनका अलग से खाने का प्रबंध, ताकि वो भी इन्फेक्टेड ना हो, और वहाँ पे भी हमारे सेवादार, लगातार हमने 300 लोगों को एम्स का, सफदरजंग, RML, ये सभी जितने बड़े हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट हो रहा था उन सब के डॉक्टर और नर्सेस भी हमने संभाले वहाँ। वाह, क्या बात है। सर, एक छोटा सा किस्सा याद आ गया मुझे। सर, कनाडा में एक केस हुआ। केस क्या हुआ कि एक गोरा था, उसने कहीं चोरी कर ली और अदालत में केस गया, और जो जज थी वो भी गोरी थी। तो उन्होंने बोला कि क्या चोरी किया है? उसने बोला जी मैंने ब्रेड चोरी करी है। अब वहां पे तो आपको पता है इन चीजों के लिए भी केस हो जाते हैं, पकड़ा गया वो। उसने एक बात बोली, अपनी स्टेटमेंट दी जब उसको छोड़ दिया, कहती नेक्स्ट टाइम, इंग्लिश में बोला उसने, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं, मैं हिंदी में बता रहा हूँ। उसने यह कहा कि नेक्स्ट टाइम अगर तुम्हारे पास कभी पैसे नहीं है और तुम्हें खाना खाना है तो चोरी मत करना, पता करना कि कहीं आसपास गुरुद्वारा साहब है। और ये आप सोचिए, हमारे गुरुओं की शिक्षाएं, उन्होंने जो बोला कि आप पंगत में बैठ के सारी संगत लंगर खाए, और ये इसका इम्पैक्ट कहां पड़ रहा है 7 समंदर पार। क्या बात। जो आप सबने सर योगदान दिया है वो बड़ा ही काबिले तारीफ है, और बड़ी दिल से दुआएं हैं आप सबके लिए। अच्छा, पहचान सीरीज के राइटर प्रबलिन जी, डायरेक्टर श्रीता सेन जी, और
हमारे प्रोड्यूसर विनय भारद्वाज यहाँ पे बैठे हैं। मैं चाहूंगा कि सर पहचान के बारे में थोड़ी और रोशनी डालें, हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो सत श्री अकाल। सत इस श्री अकाल। प्रोग्राम को करने के बाद से एक बात समझ आ गई सर कि पैंडेमिक में जो हमने रियल हीरोज देखे सड़कों पे, गुरुद्वारों में, बाहर जहाँ कोई जाने को तैयार नहीं था, तो लगा इससे बड़ी कोई कहानी नहीं हो सकती। तो एक कहानी की तलाश में जब मेरे पास प्रभलीन सिंह जी की एक किताब आई, मोस्ट प्रोमिनेंट सिख ऑफ इंडिया, उस किताब के ज़रिए जब ये कहानियाँ सुनी तो आई गॉट सो फैसिनेटेड। और मैं भट्ट साहब के साथ 12 साल से गुरु मानता हूँ और इनको फॉलो करता हूँ। और तो मुझे लगा कि ऐसी कहानी को बताने के लिए कोई ऐसा इंसान ही होना चाहिए जिसकी बात को दुनिया समझ आए, कि अनबायस्ड बात हो। और बाय ग्रेस ऑफ गॉड वो कहानियाँ मैंने जब भट्ट साहब को बताई, उसको सुनकर भट्ट साहब ने जो मुझे बोला कि इसको करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि नीयत वाली टीम। एक भी इंसान इसमें दूसरी नीयत का होगा तो ये बन नहीं पाएगा, ये गुरुद्वारे वाला काम है। तो धीरे धीरे प्रभलीन जी से शुरुआत हुई। मैं थैंक यू करता हूँ उस किताब का जो मेरे पास आई और गुरु जी ने मेरी सेवा लगाई। और उसके बाद भट्ट साहब ने हाँ की, फिर डायरेक्टर हमारी सुनीता जी ने इसको लीड किया। और 16 ऐसी कहानियाँ हम आपके सामने लेके आएंगे जिन्होंने सब कुछ किया मगर जताया नहीं। तो ये एक टाइम है हमारा कि हम एक्नॉलेज करें और शुक्रिया अदा करें आप सबका, जो इन सिखों ने हमारे लिए किया है और सब कम्युनिटी के लिए किया है। ये चैप्टर 1 है। इसके बाद और भी बहुत सुंदर कहानियाँ हमारे देश की पहचान, संस्कृति की, वो हम लेके आएंगे और लेड बाय भट्ट साहब। तो मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि मुझे वाहिगुरु ने इस ड्यूटी पे लगाया और शुरुआत सिखों से हो रही है। वाह। सुनीता सेन जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि इस शो की सबसे यूनिक बात है कि ये ऑटोमेटिकली मैजिकली कुछ हो रहा है। हम लोग कोई कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ प्री प्लान्ड है, वाहेगुरु करवा रहे हैं। हम लोग बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे। और मुझे लगा कि पैंडेमिक मॉरल वैल्यूज़ की है, तो आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, डिजीज़ चली जाएगी लेकिन मॉरल वैल्यूज़, मॉरल कंपस वो दुनिया ढूंढ रही है। तो हम लोग रियल हीरोज़ को छोड़ के रियल हीरोज़ को ढूंढने निकले हैं। मेरी खुद एक 13 साल की बच्ची है, एक 19 साल का बेटा है। So I don't want to give them real heroes anymore. I want to give them a total asset of real life heroes from my own country. बहुत ही खूबसूरत बात है। पाजी, आप क्या कहना चाहोगे? सर, इस शो का जन्म 2 तरीकों से हुआ है, एक इंसिडेंटल और एक स्पिरिचुअल। अच्छा जी। 2018 में मेरी बुक आई प्रोमिनेंट सिक्स ऑफ इंडिया। 2020 में मेरे को विनय का फ़ोन आता है कि मैंने पटियाला में गुरुद्वारा दुख निवारण साहब और काली देवी के मंदिर में माथा टेकना है। अच्छा जी। तो आप मेरी हेल्प करो। ये आए, ये माथा टेक के मेरे ऑफिस में आ जाते हैं। तो ये कहते मैंने फेसबुक पे देखा था, आप मेरी बुक की कॉपी देंगे एक? मैंने इनको बुक दी, इनको बड़ी अच्छी लगी। तो ये जो शो है हमने डेडिकेट भी किया गुरु तेग बहादुर साहब के जो 400 साल चल रहा है उसमें। अच्छा जी। और विनय ने जाके जब भट्ट साहब को दिखाया तो भट्ट साहब की कंसेंट देना मेरे लिए एक बड़ी गर्व की बात थी कि उन्होंने कहा कि मैं इस पे शो बनाऊंगा। वाह। और ये शो बनता रहा। क्या ऐसी शक्ति थी कपिल जी, मैं सुबह 3 बजे उठता था, 4 बजे मैं एयरपोर्ट चला जाता था, 6:15 की फ़्लाइट होती थी चंडीगढ़ टू बॉम्बे। मैं सारा काम करके भट्ट साहब की इतने एनर्जी इन्होंने दी, मैं शाम को फिर 11:30 बजे वापस पटियाला पहुंच जाता था। वाह। पीछे कोई ऐसी शक्ति काम कर रही गुरु थी। महाराज करवा रहे हैं जी। सब गुरु महाराज ने करवाया और आज ये बन के तैयार हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि इसको बहुत लोग सभी पसंद करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल इसी सर। में और आप सब आपका बधाई के पात्र हैं। इतनी खूबसूरत सीरीज दर्शकों के सामने लेके आने बहुत बहुत मुबारक और धन्यवाद भी। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। राजा साहब, चड्ढा साहब, सिरसा साहब, ओबरॉय साहब, महेश भट्ट साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और इतनी खूबसूरत बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सो दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में खुश हैं, सुखी हैं और उस बात के लिए ऊपर वाले को धन्यवाद देना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए आप भी किसी की मुस्कुराहट की वजह बन सके। जो सुख दूसरों के दुख बांटने में है वो अपने सुख से कहीं ज्यादा होता है। इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, औरों को भी खुशियां बांटते रहिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि।